Hello, good evening, everyone. Am I audible? Today it's our lecture 2 on conjunctions. आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. जी, ओके ओके। आज ज़्यादा नॉइज भी नहीं होगी, राइट? आई होप हमारा लेक्चर आसानी से ख़त्म हो जाएगा। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग कंजंक्शंस पढ़ चुके हैं। ओके, कंजंक्शंस में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखे हैं अभी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर हमने उसके तीन तरीके के तीन टाइप्स देखे थे, राइट? आज हम लोग सेकंड टाइप से स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस के, दैट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मेरी स्क्रीन पर ही आप ध्यान रखिएगा, राइट? पॉइंटर के थ्रू मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई विल बी मार्किंग देम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? Words that are used to link subordinate clause with the main clause. एक सेंटेंस जो होता है उसको हम दो क्लॉजेस में तोड़ सकते हैं। एक तो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज, राइट? एग्जाम्पल की तरीके से अगर समझें, जैसे ही थिंक्स, एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ही थिंक्स दैट ही विल अग्री, राइट? इसमें से अगर मैं ये देखूं ही थिंक्स, तो ये अपने आप में एक क्लॉज है जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। ही थिंक्स वह सोचता है, राइट? पर अगर मैं इसकी बात करूं, दैट ही विल अग्री, ओके, नो, इसको दोबारा देखिए। ही विल अग्री, ये जो क्लॉज है ये अपने आप में पूर्ण है। ही विल अग्री, राइट, मतलब वह अग्री हो जाएगा, ओके। जबकि ही थिंक्स ये क्वेश्चन मार्क देगा अपने साथ। ही थिंक्स वह सोचता है, तो वह क्या सोचता है, राइट? इट्स नॉट कंप्लीट। तो ये वाला जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस आंसर पर कि ही विल अग्री, राइट? ही थिंक्स वह सोचता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ही विल अग्री ये क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। जो इन दोनों को जोड़ रहा है वो है दैट। तो यहाँ पर दैट जो हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर? देखिए वही दो पॉइंट्स यहाँ पर समझाए हुए हैं। पहला पॉइंट है द मेन क्लॉज कैन स्टैंड अलोन। समझाया हुआ है कि मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से कैसे अलग करते हैं, इसमें फर्क कैसे बताते हैं। तो मेन क्लॉज जो होता है वो अकेला पूरी मीनिंग देता है। इट कैन स्टैंड अलोन, अपने आप में वो पूरी मीनिंग देगा। जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो अपने आप में पूरी मीनिंग नहीं दे सकता। द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन, राइट? वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पर, मेन क्लॉज पर। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ दो चीजें सिखाई हैं, क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और मेन क्लॉज क्या है। क्लियर? चलें इसके टाइप्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में होता है समय, टाइम, राइट? नंबर वन इज टाइम। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में टाइम में जितने सारे हमारे कंजंक्शंस आते हैं वो है ये बिफोर, आफ्टर, till, since, when, while, until, as soon as, no sooner, hardly, as long as, right? Hardly, no sooner, right? Until, ये हम लोग एडवर्ब्स में भी देख चुके हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स, राइट? सो इन्हीं को ही हम लोग पढ़ेंगे कि इन पर एरर्स किस तरीके से आते हैं। नंबर वन एग्जाम्पल देखिए,
No sooner did the thief see the police than he fled, right? नोटिस अगर आप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इन्वर्जन इस्तेमाल हुआ है, नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है, राइट? तो यहाँ पर नेगेटिव इन्वर्जन यूज करते हुए उसने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया. नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही फ्लैड. तो यहाँ पर देन हमारा कंजंक्शन है, नो सूनर आया तो वो फॉलो क्या करता है, देन फॉलो करता है. नो सूनर अपने साथ देन कंजंक्शन फॉलो करता है, राइट? नो सूनर did the thief see the police then he fled. Clear? ये देखिए इट्स नोट. नो सूनर अपने साथ फॉलो करता है देन, THAN then, right? Number 2 example, as soon as the thief saw the police he fled. देखिए सेम स्टेटमेंट जो ऊपर था उसी को ही बनाया गया है as soon as की मदद से. As soon as the thief saw the police he fled, right? थर्ड स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है बट इस टाइम इसको हार्डली एडवर्ब का यूज करते हुए बनाया गया है. हार्डली सेम इन्वर्जन अप्लाई हुआ है, देखिए साथ में इसके हेल्पिंग वर्ब आ गई है, पर ये फॉलो क्या कर रहा है, हार्डली अपने साथ क्या फॉलो करता है, हार्डली अपने साथ फॉलो करता है व्हेन, राइट? हार्डली अपने साथ फॉलो करता है व्हेन. नो सूनर अपने साथ फॉलो करता है देन. Here it's your note. Yeah? Number 4, use of since. Number 4, use of since. Since हम लोग पहले के सेंस में भी यूज कर सकते हैं और आफ्टर द टाइम के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये इसका यूसेज दिया हुआ है, इस तरीके से इसका यूसेज होता है पहले टेंसेस की हेल्प से, राइट? पहले आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर जिसको सिर्फ V2 भी बोलते हैं, मतलब सिंपल पास्ट का, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम लोग करते हैं V3 का इस्तेमाल, राइट? हैज़ हैव के साथ हम V3 का इस्तेमाल करते हैं, देन इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फिर सेंस आता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, राइट? एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ओके? आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी. यहाँ दो क्लॉजेज हैं, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी, ये दूसरा क्लॉज है, ठीक है? तो जो पहला स्टेटमेंट है मेरा, उसको मैंने बनाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस. जो दूसरा टेंस है मैंने उसको बनाया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, since he left this city, right? नेक्स्ट देखिए, ये तो था since का यूसेज. since का यूज किस तरीके से करते हैं. अब अगर बिफोर या आफ्टर का यूज करना होता है वो किस तरीके से करते हैं, ये देखिए यूसेज ऑफ बिफोर. बिफोर का यूसेज जब करते हैं, जब हम बिफोर का यूसेज करते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट, जो पहला क्लॉज होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या आता है, हैड प्लस V3, फिर बिफोर आएगा, और जो दूसरा क्लॉज आएगा उसमें हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म. क्लियर? एग्जांपल देखिए नीचे दिया हुआ है. The train had left before they reached the station. The train had left before they reached the station. मतलब ट्रेन जा चुकी थी इससे पहले कि वह स्टेशन पहुंचते, राइट? जब मुझे बिफोर का यूज करना था तो उससे पहले वाला जो क्लॉज है यहाँ, उस क्लॉज के साथ मैंने यूज किया है
past perfect tense, the train had left, right? Had plus V3, right? फिर before conjunction, फिर जो second clause है उसमें मैंने यूज किया है past simple past, second form of verb. They reached the station. Okay. एग्जाम में जब एरर्स में इसको पूछा जाता है तो बस आपको ये नोट करना होता है कंजंक्शन बिफोर, राइट? जब इस कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है तो इससे पहले जो टेंस आना चाहिए वो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, राइट? इसके बाद जो टेंस आना चाहिए वो सिंपल पास्ट आना चाहिए, राइट? इसी तरीके से सेंस का यूज, ओके? इसके बाद देखते हैं आफ्टर का यूसेज. अभी सेम स्टेटमेंट में अगर बिफोर का यूज ना करते हुए मैं किसका यूज करूंगा? आफ्टर का. यूसेज ऑफ आफ्टर, राइट? तो देखिए किस तरीके से यूज होता है ये. आफ्टर आ रहा है अगर तो टेंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. देखिए पहले बिफोर था तो बिफोर के बाद हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा था वर्ब की सेकंड फॉर्म. अब हमारा क्या है? हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं, राइट? तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 का यूज हो रहा है, राइट? ही केम हियर, एग्जांपल देखिए, दिस इज द एग्जांपल. ही केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन, मतलब वह यहाँ आया जब आप जा चुके थे, राइट? आफ्टर यू हैड गॉन. तो यू हैड गॉन ये हमारा दूसरा क्लॉज है और ही केम हियर ये फर्स्ट क्लॉज है. तो पहले क्लॉज में मैंने यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट, राइट? और दूसरे क्लॉज में यूज हुआ है हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट, ओके? आफ्टर जो है ये मेरा कंजंक्शन है, यही मुझे बता रहा है कि इससे पहले मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा और इसके बाद मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करूंगा, राइट? सो बिफोर, आफ्टर, सिंस ये हमने देखा, राइट? देखिए टिल, he waited for him till he came back. He waited for him till he came back. Till conjunction है, देखिए दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है. He came back और he waited for him till he came back, मतलब उस पॉइंट तक जब तक वह वापस नहीं है उस समय तक, तो till he came back, right? So till इस तरीके से यूज होता है. देन एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है. यू कैन स्टडी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, मतलब जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं यहाँ हूँ, एज लॉन्ग एज जितने समय के लिए मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, यू कैन स्टडी, आप पढ़ सकते हैं. यू कैन स्टडी एज लॉन्ग एज आई एम हियर. तो ये सारे के सारे जो है ये टाइम के क्लॉजेस थे. सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, एज लॉन्ग एज, राइट? इनका यूसेज किस तरीके से इनको यूज करते हैं वो हमने देखा, ओके? चलिए, ओके, देयर आर सम टिप्स. कुछ टिप्स हैं, जरा इनको ध्यान से देखिए. टिप्स क्या है? ये नोट्स ही हैं जो आपको ज़्यादा नोट्स कमाने में मदद करेंगे, मार्क्स ज़्यादा लेकर आएंगे ना आप. देखिए, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, इनको फ्यूचर टेंस के साथ इस्तेमाल नहीं करते. पहला पॉइंट आपने देखा भी है, इनका यूसेज जो हमने डिस्कस किया, हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर रहे थे, ठीक है? फ्यूचर टेंस अगर दिया हुआ हो, इंस्टीड ऑफ फ्यूचर टेंस अगर फ्यूचर टेंस आया हुआ हो, तो हम फ्यूचर टेंस के बजाय हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना सही समझते हैं, राइट? जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हिंदी में हम जनरली बोलते हैं कि मैं तुझे फ़ोन करूँगा, राइट? मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं तुझे फ़ोन करूँगा, राइट? हिंदी में हम जनरली ऐसे बोलते हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन भी हम ऐसे ही करते हैं. मैं तुझे फ़ोन करूँगा, आई विल फ़ोन यू, या आई विल कॉल यू. जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, आफ्टर आई विल रीच देयर, और आफ्टर आई विल अराइव हियर, देयर, राइट? ये है ना, इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं. पर अगर आपको याद हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि कभी भी हम डबल दो सेंटेंसेस अगर एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो कभी भी हम उसमें डबल फ्यूचर टेंस को दो बार इस्तेमाल नहीं करते, राइट? तो वही यहाँ पर समझाया गया है दोबारा से कि फ्यूचर टेंस को यूज़ करने की बजाय हम किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही समझते हैं. मतलब वही करेक्ट यूसेज होती है, राइट?
तो इसी स्टेटमेंट को सही तरीके से किस तरीके से बनाया जाएगा, देखिए आई विल फोन यू आफ्टर आई अराइव हियर। देखिए यहाँ पर विल अराइव को मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। आई अराइव हियर, आई को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, प्लूरल की तरीके से, ज़्यादा की तरीके से, राइट। तो जो सिंपल प्रेजेंट में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, मतलब उसमें एस और एस नहीं आता। सो आई अराइव हियर हो जाएगा। क्लियर? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकंड स्कार्सली, नहीं स्कार्सली नहीं देखा था हमने, हमने हार्डली देखा और नो सूनर देखा, राइट। अब सेकंड देखिए स्कार्सली, स्कार्सली अपने साथ फॉलो करता है व्हेन, स्कार्सली फॉलो करता है व्हेन। स्कार्सली फॉलोज व्हेन। एग्जाम्पल आपके सामने है, स्कार्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। अभी वह पहुंचा ही था कि उसे वापस से जाना पड़ा, हियर, राइट। ध्यान रखने वाली चीज़ यही होती है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, राइट। और दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो नेगेटिव एडवर्ब है और इसमें किसका प्रयोग हुआ है, इसी के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का। स्कार्सली हैड ही अराइव्ड, राइट। इन्वर्जन मैंने अच्छे तरीके से आपको एडवर्ब्स में सिखाया हुआ है ना। नंबर 3, वाइल। वाइल की दो मीनिंग्स होते हैं। पहला है एज लॉन्ग एज या ड्यूरिंग द टाइम, मतलब जिस समय की बात हो रही है उसके ड्यूरेशन के बीच में जब हम बात कर रहे हैं तो उसका यूसेज होता है वाइल, मतलब उस ड्यूरेशन को, उस ड्यूरेशन में कुछ हुआ है उसको बताने के लिए। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम दैट, राइट। मतलब एक तो है जिस समय काम हो रहा है उस पूरे समय को, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए, राइट। दूसरा है कि एट द सेम टाइम, मतलब जिस समय यह हुआ उसी समय की बात है, राइट। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट है while there is life there is hope, मतलब जब तक जिंदगी है, जब तक जो जीवन का पीरियड है, while there is life मतलब during the time of life, right, तो आशा है, जिंदगी है तो आशा है, मतलब पूरे ड्यूरेशन में जब तक जिंदगी है तब तक आशा है। बात समझ में आ रहा है? as long as there is life, while there is life there is hope। clear this one? next second statement देखिए, while he finds faults he also praises। while he finds faults मतलब मानते हैं कि वह गलतियां निकालता है, फाइंड फॉल्ट्स, बट एट द सेम टाइम, वाइल का इस्तेमाल कैसा, और एट द सेम टाइम मतलब गलतियां निकालता है, ठीक है, पर इसके साथ साथ एट द सेम टाइम वह क्या करता है, वह प्रेज भी करता है, वह हमको क्या करता है, प्रेज करता है। प्रेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? मनोबल बढ़ाता है, राइट। सो यहाँ थी वाइल की दो मीनिंग्स, इस तरीके से वाइल का इस्तेमाल होता है, राइट। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टाइम। यहाँ तक अभी हमारा समय खत्म हुआ है, ओके। अब नंबर 2 है कॉज या रीजन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कॉज और रीजन में कौन कौन से आते हैं, देखिए लिखा है बिकॉज, सिंस, एज और फॉर। इन तीनों का इस्तेमाल बिकॉज की सेंस में किस तरीके से किया जाता है, राइट। तो तीनों का इस्तेमाल जब कॉज या रीजन के लिए दिया जाता है, बिकॉज तो हम समझते हैं क्योंकि, सिंस, एज और फॉर, इन तीनों का इस्तेमाल भी रीजन देने के लिए किया जाता है, ओके। कैसे, आइए इसको समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया गया है। एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद से पढ़िए, आई एक्सप्लेन यू।
ओके, आप लोगों ने पढ़ा, देखा, he is absent today because he is ill, right? he is absent today because he is ill. आपको पता है एक ही स्टेटमेंट को, जैसे ये पहला स्टेटमेंट है, ये क्या कह रहा है कि वह आज उपस्थित नहीं है, वह आज एब्सेंट अनुपस्थित है, क्योंकि बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह उसकी सेहत खराब है. ही इज इल, इल का अर्थ होता है सेहत का खराब होना, अनहेल्दी होना, राइट, बीमार होना, क्योंकि वह बीमार है. ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल. इस एक ही स्टेटमेंट को हम सिंस, एज और फॉर का प्रयोग करके भी बना सकते हैं. ठीक है, ये मुझे आप बताइएगा कि इसका हम सिंस या एज या फॉर से किस तरीके से बना सकते हैं. हम आगे वाले स्टेटमेंट्स देखते हैं जिसमें समझाया गया है कि किस तरीके से बनाया गया है. ओके, जैसे एज शी इज माई सिस्टर आई लाइक हर, राइट, एज शी इज माई सिस्टर आई लाइक हर. ध्यान देने वाली बात यही है कि सारे के सारे स्टेटमेंट जो मैंने डिस्कस किए हैं या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सब में ही ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल, जितने भी कंजंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने टाइम के लिए पढ़े, हम कॉज और रीजन के लिए पढ़ रहे हैं, सभी कंजंक्शन क्या कर रहे हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, राइट. अगर आप यहाँ पे भी देखें, ही इज इल एक क्लॉज हो गया और ही इज एब्सेंट टुडे ये एक क्लॉज हो गया. ओके, तो बस हमें वो दो क्लॉजेस देखने हैं और उनको जोड़ना है. किस तरीके से जोड़ना है वही हम लोग देख रहे हैं इसमें. सेकंड, एज का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि के सेंस में. कैसे करते हैं ये देखिए, एज शी इज माई सिस्टर आई लाइक हर, क्योंकि वह मेरी बहन है, मुझे वह पसंद है, आई लाइक हर. ओके, नंबर 3, सिंस इट इज डार्क टेक द टॉर्च विद यू, क्योंकि अब रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, टेक द टॉर्च विद यू, अपने साथ टॉर्च ले जाओ, राइट. नंबर 4, द सर्वेंट मस्ट हैव ओपन्ड द बॉक्स फॉर नो वन एल्स हैड द की, राइट. फोर्थ स्टेटमेंट में फॉर का इस्तेमाल किया गया है. देखिए, सर्वेंट जो नौकर है उसी ने ही बॉक्स डिब्बा खोला होगा. फॉर नो वन एल्स हैड द की, क्योंकि किसी और के पास तो चाबी ही नहीं थी, राइट. समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरीके से देखिए, हर जगह सेंस तो बिकॉज की आई है, बट इनको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल गया है. नोट देखिए क्या कह रहा है. फॉर एज इन सेंटेंस फॉर इज यूज्ड फॉर गिविंग अ रीजन फॉर अ थॉट. जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है वो यह है कि फॉर को इस्तेमाल हम क्योंकि से जब करते हैं तो हम इसको कभी भी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में नहीं लगाते. मतलब हम ये नहीं लिख सकते फॉर नो वन एल्स हैड द की कॉमा द सर्वेंट मस्ट हैव ओपन द बॉक्स, इस तरीके से नहीं लिख सकते. फॉर का इस्तेमाल हमेशा कहाँ होता है, बीच में ही होता है. क्लियर? चलिए, अब जैसे नंबर 1 स्टेटमेंट था, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल. तो अगर इसको मुझे एज का यूज़ करके बनाना है तो क्या आप बता सकते हैं किस तरीके से बनेगा? मुझे एज का इस्तेमाल करना है और मुझे इसी स्टेटमेंट को बनाना है. ही इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल. एज का यूज़ करके मैं इसको किस तरीके से बना सकता हूँ? अगर आप समझ पाएँ तो क्या आप बता सकते हैं? ही इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल, सेम स्टेटमेंट को मुझे एज का यूज़ करके बनाना है, किस तरीके से बनेगा? प्लीज टाइप. ओके, कुसुमलता जी ने बताया है. ओके, गुड. कुसुमलता जी ने लिखा है एज ही इज इल ही इज एब्सेंट टुडे. एब्सोल्युटली राइट. बस हमें यहाँ पे क्या करना है, अंजलि जी ने भी बिल्कुल सही लिखा है. बट आपने अगर नोटिस किया हो तो ऊपर भी जैसे आपने देखा हो, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें यहाँ पे ये है ना कॉमा. ये जो कॉमा है यही हमें बताता है कि एक क्लॉज हमारा क्या है, खत्म हो गया है, राइट. एज शी इज माई सिस्टर आई लाइक हर, राइट. इसी तरीके से सिंस इट इज डार्क कॉमा टेक द टॉर्च विद यू, राइट. जैसे वहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं हार्डली के साथ व्हेन का, राइट, स्कार्सली के साथ व्हेन का. इसी तरीके से यहाँ पर दो नहीं है हमारे पास,
दो वर्ड नहीं है क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, सिंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर क्योंकि इसका इस्तेमाल बीच में नहीं हो रहा है तो दूसरा जो क्लॉज है उसको हम कॉमा करके लिख देते हैं, राइट। एज और सिंस स्टेटमेंट जो हैं स्टार्टिंग में शुरू हो रहे हैं और फॉर और बिकॉज से बीच में, राइट, याद रखिएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि फॉर जो है वो कभी भी बिगिनिंग में स्टार्ट नहीं होता सेंटेंस की, जैसे कि बाकी कंजंक्शंस यूज हो रहे हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, अभी हमने पहला टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टाइम के लिए पढ़ लिया है, दूसरा हमने पढ़ लिया है रीजन के लिए, कॉज के लिए, राइट। तीसरा है पर्पस के लिए, ठीक है। इसमें दैट आता है, इन ऑर्डर दैट आता है, सो दैट आता है, लिस्ट आता है, राइट। इसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारे पास समय काफ़ी कम है, इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, राइट। इसमें 2 टाइप्स और बच जाएंगे और फिर थर्ड आ जाएगा हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन, उसमें हम काफ़ी सारी कंडीशनल क्लॉजेस देखेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ही ख़त्म करेंगे, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा याद से। लास्ट टाइम मैं अटेंडेंस फॉर्म भेजना भूल गया था, बट मैं अभी बिल्कुल अभी भेज रहा हूँ, राइट। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, आप में से आई थिंक अंजलि ने एक शीट भी मांगी थी एडवर्ब्स की, आई विल सेंड यू। ओके, पर आई थिंक आपने टेस्ट नहीं दिया है, राइट। चलो हम बात करेंगे उस पर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।